हाय हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों। देखिए हुआ ये है कि हम लोगों ने 71वीं का पहले डिस्कशन कर लिया और 70वीं का ये पेपर है जो डिस्कशन नहीं हुआ था। ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कशन किया था वो 71वीं का पेपर था। ठीक, तो 71वीं का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, और चेंज कर दिया है, 71वीं लिख दिया है। ठीक, 70वीं का भी हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। बुकलेट सीरीज नंबर ई है और बिना किसी और बात के अब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, 3 पार्ट में होगा डिस्कशन, आपको पता है 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो जो दिया गया है ऑप्शन में, जैसे बॉक्साइट, सिनेबार, पायराइट और लिमोनाइट। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो लोहे का अयस्क है? तो वो है डी, लिमोनाइट। ठीक है, तो अयस्क जो ओर होता है उसको खनिज कहते हैं, जिससे आसानी से और कम खर्चे में जो है कोई भी धातु जैसे लोहा, एल्युमिनियम निकाली जा सके। तो लिमोनाइट जो है वो लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी लोहे का ही मुख्य अयस्क है। ठीक, बाकी जो विकल्प में दिए हुए हैं जैसे बॉक्साइट है, ठीक है, या सिनेबार है या पायराइट है, तो ये जो है ये दूसरे चीज़ों के, जैसे कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम निकालने के काम आता है, सिनेबार से हमें मरकरी मिलती है, पारा। ठीक है, और पायराइट से हमें तांबे या सल्फर निकालने के लिए पायराइट को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो ऑप्शन है तलछट्टी, इग्नियस और रूपांतरित या क्रिस्टल। तो बताइए इनमें से कौन? जी, इग्नियस। ठीक है, इग्नियस रॉक बनता है, अग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए, जब जमीन के अंदर का पिघला हुआ लावा या मैग्मा बाहर निकलकर ठंडा और ठोस हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो उससे जो बनने वाली चट्टान होती है उसी को अग्नेय चट्टान कहते हैं या इग्नियस चट्टान कहते हैं। ठीक है, इग्नियस शब्द का मतलब होता है आग। ठीक, यानी आग से बना है ये, क्योंकि यह सीधे पिघले हुए गर्म लावे से बनती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो बेसाल्ट या ग्रेनाइट पत्थर है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, बी कहता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सी कहता है सरकार के अनुदान पर रोक, डी कहता है भारत के संचित निधि से अनुदान पर रोक। तो इनमें से कौन सा? जी, सही उत्तर है बी। ठीक है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, संसद में। तो जब सरकार देश चलाने के लिए संसद में अपना बजट यानी पैसों की मांग पेश करती है, तो विपक्ष के सांसदों के पास यह अधिकार होता है कि वे सरकार द्वारा मांगी गई जो रकम है उसका विरोध कर सके। इसी विरोध जताने के तरीके को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसके जरिए संसद कहते हैं कि सरकार जो खर्च बता रही है उसे कम किया जाए। ठीक, जो सांसद होते हैं वो ये कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया यानी शिफ्ट किया, बताइए कब किया था। जी, 1912 में, जब बिहार को अलग किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो 1912 में। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। पहले अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, साल 1911 था जिसमें जॉर्ज पंचम यानी ब्रिटेन के राजा थे, वो दिल्ली दरबार में घोषणा की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया जाएगा। इस घोषणा के बाद क्या हुआ, आधिकारिक रूप से 1912 में राजधानी पूरी तरह दिल्ली स्थानांतरित यानी शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है।
तो ऑप्शन क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। सी कहता है राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है। डी कहता है वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं। तो बताइए इनमें से सही कौन है? अभी स्थिति क्या है यही पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। जी, बी अभी की स्थिति है 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत जो करना था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पहले हमारे संविधान में यह नियम था कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जिनके पूर्वज ब्रिटिश यूरोपीय थे लेकिन वे भारत में रह रहे हैं कि 2 सदस्यों को सीधे चुन यानी नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन सरकार ने 104वें संविधान संशोधन 2019-20 के जरिए इस नियम को खत्म कर दिया है। अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है? कहता है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अबू धाबी में किया गया था, ए इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए ये 2024 में हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक, अबू धाबी UAE में। ठीक है, चलिए इतना बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बताइए। जी, सी कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता की आयु क्या है? बताइए। जी, प्रश्न समझ गए आप लोग? जी, 85 वर्ष। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। चुनाव आयोग बुजुर्गों को यह सुविधा देता है कि वे पोलिंग बूथ पर बिना जाए बिना घर बैठे ही डाक पत्र मतपत्र के द्वारा जो है पर्चे पर वोट देकर पोस्ट करने की उनको सुविधा देता है। ठीक है, मार्च 2024 में सरकार ने नियम को बदलते हुए इसकी न्यूनतम आयु जो पहले 80 साल थी उसको बढ़ाकर अब 85 साल कर दी गई है, यानी अब केवल 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तिलहन ऑयल सीड को शामिल नहीं किया गया है? पूछ रहा है नहीं किया गया है, इनमें से किसको नहीं किया गया है? जी, नारियल के तेल को नहीं किया गया है, कोकोनट नारियल। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। तो बजट 2024-25 में सरकार ने खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रणनीति की घोषणा की, जिसमें मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों पर जोर दिया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? बताइए। NaCl विलयन और कॉपर धातु, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम धातु, या FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। बताइए इनमें से कौन? देखिए विज्ञान का ना एक सीधा सा नियम है कि ताकतवर जो होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, तो धातु कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा देती है, जो ज्यादा मजबूत धातु होती है वो कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा देती है। इसे ही विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, ठीक है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा सक्रिय है, इसलिए जब कॉपर यानी सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के घोल में डाला जाता है तो क्या होता है? कॉपर चांदी को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। समझ गए? चलिए बाकी विकल्प क्यों गलत है? बाकी इसलिए गलत है क्योंकि बाहर वाली धातु घोल के अंदर मौजूद धातु से कमजोर है, इसलिए वे उसे उसकी जगह से नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका बी सही आंसर था।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बताइए। जी, भागलपुर वाले जानते होंगे, भागलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। बिहुला महोत्सव जो है बिहार के भागलपुर क्षेत्र, जिसे अंग प्रदेश भी कहा जाता है, का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक त्योहार है। यह त्योहार जो है वो विशेष रूप से अगस्त के महीने में देवी मनसा विषहरी, ठीक है, और सती बिहुला की लोक कथा की याद में मनाया जाता है, जिसमें लोग परिवार की सुरक्षा और सांपों के काटने से बचने की प्रार्थना करते हैं। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उष्मा स्थानांतरण यानी हीट ट्रांसफर, जिसके लिए किसी माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाता है? जी, रेडिएशन कहलाता है, विकिरण कहलाता है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। गर्मी या उष्मा एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीकों से जाती है। ठीक है, पहला तरीका है संचालन, कंडक्शन। लोहे की छड़ को एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस चीजों में ऐसा होता है। वहीं दूसरा तरीका है संवहन, इसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन, यानी पानी का उबलना, गैस और लिक्विड में उसका मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है, पानी उबलता है तो गैस बन जाता है। ठीक, क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया ना, पानी से हीट ट्रांसफर हो गया, गैस बन गया। ठीक है, और तीसरा तरीका है विकिरण, रेडिएशन। इसके लिए हवा या पानी जैसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। यह खाली जगह वैक्यूम में भी गुजर सकती है, जैसे सूरज की गर्मी करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की खाली जगह को पार करके सीधे धरती तक पहुंचती है। ठीक, तो ये कैसे होता है? विकिरण के कारण होता है, रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल पेट में स्रावित होता है? बताइए, हमारे पेट में, इंसानों के। जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, तो हमारे पेट यानी स्टोमक के अंदर जो है कुदरती रूप से एक तेजाब या एसिड बनता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसके 2 मुख्य काम होते हैं। पहला, जो खाना हम खाते हैं उसके साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया कीटाणु पहुंच जाते हैं हमारे पेट के अंदर, उसको मारना, और दूसरा, भोजन को पचाने वाले एंजाइमों की मदद करना ताकि खाना आसानी से पच सके। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही इजी है और बार बार पूछता है, थोड़ा याद रखिएगा अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, ना कि 1899 में। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे दिया है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर और उनके विचारों को फैलाने के लिए मई 1897 को बेलूर यानी कोलकाता के पास में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना और सामाजिक सुधार करना था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज करने की कोशिश किया, 1899 दे दिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC बिहार के किस शहर में स्थित है? जी बिल्कुल, पटना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए? बहुत ज़्यादा एक साल जो है ये न्यूज़ में था, क्योंकि आप जो पार्टी है उसके कई सारे विधायक को जो है इसी के लिए निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, लाभ के पद पे खूब चर्चा हुई थी, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था। अच्छा, यूपीएससी से याद है कि यूपीएससी का क्वेश्चन कितना भारी पूछा है, पूरा इंटरनेट पे हंगामा मचा हुआ है। आप लोगों में से कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी डीप था। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है बताइए? तो अनुच्छेद 102(1)(a) सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए कितना माइन्यूटली आपसे पूछा है कि आपको इतना मतलब याद रहना चाहिए कि कौन सा। ठीक है, एग्जैक्ट
यहाँ पे सब एकदम सारे सेम दे दिया है, ABCD सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) जो है ये नियम बनाता है कि कोई भी सांसद या MP, ठीक है, सांसद यानी कि MP संसद सदस्य रहते हुए सरकार के तहत किसी ऐसे दूसरे पद पर नहीं रह सकता है जहां से उसे अलग से सैलरी या मुनाफा या फायदा या लाभकारी पद मिल रहा हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सांसदी रद्द की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सांसद बिना किसी लालच या सरकारी दबाव के ईमानदारी से जनता का काम कर सके। वो तो खूब करते हैं वैसे। चलिए खैर, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से फार साइड साउथ पोल से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए जी। हमारा पड़ोसी है। हम नहीं है, सी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारा पड़ोसी है तो फ्रांस भी नहीं है, USA भी नहीं है, चीन है, चीन, ठीक है। तो चंद्रमा का एक हिस्सा ऐसा है जो हमेशा धरती से छुपा रहता है और जहां अंधेरा या कम रोशनी होती है, जिसे फार साइड कहते हैं, ठीक है। तो जून 2024 में चीन का चांगई 6, ठीक है, चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के इसी अनजाने और मुश्किल हिस्से पर उतरा और वहां से मिट्टी व पत्थरों के सैंपल लेकर सुरक्षित धरती पर वापस भी आ गया। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां, इनका पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है? बताइए। सही क्रम एकदम सही क्रम में है, बस इतना ही समझ लीजिए आंसर जी। सी है इसका, 1 2 3 4, ठीक है। तो गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत और फिर केटू, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर यही है। तो गारो पहाड़ियां ये सबसे पूर्व में मेघालय राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, एक ऊंची चोटी है जो मेघालय के पश्चिम में है। कामेत जो है ये भी उत्तराखंड में ही है, लेकिन नंदा देवी से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ पड़ती है। और केटू जो है वो गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं इसको, ये सबसे पश्चिम में लद्दाख POK के क्षेत्र के काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? बताइए। 2 रिकॉर्ड है इनके पास। एक तो ये स्पीकर थे और उसके अलावा निर्विरोध चुने गए थे ये। अब बताइए, अब इतना कुछ बता दिए जी। D नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर रह चुके थे। वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा जो है उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बिना किसी विरोध या मुकाबले के चुने गए थे, ठीक है। चलिए, यानी इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने दिया और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। अब इसमें और एक्सप्लेनेशन दे दूं जी। साल था 1942 जब अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। तब महात्मा गांधी ने देश की जनता को जोश से भरने के लिए नारा दे दिया था कि इसका सीधा मतलब था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, ठीक है। बस यही बात। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना, ठीक है, इतना समझ गए, बाकी तो समझ ही गए। चलिए, तो इसका सही आंसर है सी। 10 अगस्त 2020 को ये हुआ था। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए जो है तेज इंटरनेट के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसा करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। वहाँ केबल बिछाई गई थी जो चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ती है। इस बेहद महत्वपूर्ण CANI परियोजना का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त 2020 को किया था, जिनके बाद वहाँ इंटरनेट की रफ्तार जो है बहुत तेज हो गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? बताइए किसने लिखा? हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। अरविंदो घोष ने लिखा है कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये आर्टिकल्स था, लेख था उनका, एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरीज था लेख का, जिसे स्वतंत्रता सेनानी और योग
योगी श्री अरविंद घोष ने 1893 से 94 में इंदु प्रकाश नाम के अखबार में लिखा था। इन लेखों के जरिए उन्होंने उस समय की कांग्रेस पार्टी की नरम दल यानी अंग्रेजों से केवल प्रार्थना करने की नीति की कड़ी आलोचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी जिसको कहते हैं, ठीक है, में से एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? बताइए, यानी कहाँ की वो जनजाति है शोम्पेन, ठीक, जिसने पहली बार मतदान किया 2024 में? बताइए जी, सी, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो शोम्पेन जनजाति अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली एक बहुत ही पुरानी और बेहद पिछड़ी, ठीक है, जनजाति है जो बाहरी दुनिया से बहुत अलग रहती है। अप्रैल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जनजाति के लोग ने अपने जीवन में पहली बार वोट डाला। यह ऐतिहासिक घटना अंडमान और निकोबार की एकमात्र लोकसभा सीट पर हुई थी। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? जी, स्वीडन हो गया था, स्वीडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? यानी जो दूरी तय की गई है ना, उसको मापने के लिए। बताइए जी, सी, ऑडोमीटर। ठीक है, कमेंट में बताइए। तो गाड़ी या कार, मतलब गाड़ी या बाइक या कार, ठीक है, के शायद डैशबोर्ड पे रहता है, ठीक है, 2 मीटर होते हैं। एक तो स्पीड दिखाता है तो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक, और जो कि रफ्तार दिखाता है, स्पीड दिखाता है। ऑडोमीटर जो है वो ये दिखाता है कि कितना दूर आप चल के आ गए, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, ऑडोमीटर से उसको नापा जाता है। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946, सभी को पता है। ठीक है, तो आज़ादी से ठीक पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने देखा कि उनकी जो अलग देश बनाने की मांग है वो आसानी से पूरी नहीं हो रही है, तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई का ऐलान किया। इसके बाद देश में खासकर कोलकाता यानी बंगाल का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे दंगा हो गया। ठीक है, इतिहास में इसको ब्लैक डे के नाम से भी याद किया जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्थिति क्या है? कौन से रैंक पे है वो? जी, 2nd रैंक पे है। ठीक है, दूसरा ए इसका सही आंसर है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत पिछले कुछ वर्षों में भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज भारत दुनिया भर में मोबाइल फोन बनाने या मैन्युफैक्चरिंग मामले में 2nd नंबर पे है। ठीक है, सबसे बड़ा देश बन चुका है 2रे नंबर का। ठीक, पहले नंबर पे कौन है बता दीजिए? हमारा पड़ोसी जी, चीन है पहले नंबर पे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जोड़े गए थे? बताइए, 2 शब्द ही पूछे बस। जी बिल्कुल, समझ गए आप लोग तो। जी, सी है इसका आंसर, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है या परिचय जिसको कहते हैं, इसमें इतिहास में केवल एक ही बार बदलाव किया गया है। यह बदलाव साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, इंटीग्रिटी। दिए गए विकल्पों में सिर्फ 2 ही है, इसलिए सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि परमाणु यानी 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए जी, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन। ठीक है, विज्ञान में जब यह पता चला कि परमाणु एटम के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, तो सबसे पहले जे थॉमसन ने 1904 में इसका मॉडल दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन या तरबूज मॉडल कहा था। ठीक है, उन्होंने समझाया कि परमाणु जो है वो तरबूज की तरह होता है, जिसमें लाल हिस्सा जो है पॉजिटिव
चार्ज है और काले जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इसमें धसे हुए हैं। रदरफोर्ड और नील्स बोर ने जो है इसके बाद अपने मॉडल दिए थे, ठीक, पहले जे थॉमसन ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, बताइए। जी, सही आंसर है इसका बी, उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, यानी कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, ठीक है। चलिए, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो एक ऐसा सरकारी पैमाना है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ठीक, जिससे ये मापा जाता है, ये बताता है कि हमारे देश की फैक्ट्रियों में उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 जो गया है उसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल के बाद देश में कंस्ट्रक्शन यानी सड़क, मकान आदि बनाने का सामान जो है, कंज्यूमर गुड्स, आम जनता द्वारा इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है इन दोनों की, जिसके कारण इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादन में सबसे शानदार बढ़त और रिकवरी दर्ज की गई है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, बताइए। जी, 91वां संशोधन, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। पहले के समय में राजनेता अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने मंत्रियों की फौज बना लेते थे, ठीक है, मतलब बस एक बार जीते हैं राज्य में ये 100 200 मंत्री हैं, जिससे सरकारी पैसा जो है बहुत नुकसान होता था। इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जो साल 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, किया गया। इसके तहत ये पक्का नियम बना दिया गया कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सीटों की 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं, कम से कम कितनी होगी कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है, मैंने बताया था पिछले डिस्कशन में। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे, बताइए। जी, तीन सदस्य थे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य देश होते हैं और अप्रैल 2024 में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का पूरा और आधिकारिक सदस्य देश बनाने के लिए एक वोटिंग हुई थी। इस वोटिंग में कुल 3 ऐसे देश थे, ठीक है, जिन्होंने प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। इनमें से एक देश था अमेरिका, ठीक है, इस प्रस्ताव के खिलाफ सीधे वीटो का इस्तेमाल करके इसे खारिज कर दिया, जबकि 2 देश और थे, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड, वोटिंग के समय ये अब्सेंट थे, ठीक, यानी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। बाकी 12 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया था, बाकी वीटो आ गया तो बात खत्म हो गई अब, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, बता दीजिए। तो कथन को पढ़ लेते हैं। वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, वह नीति आयोग की सदस्य थी, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। डी कह रहा है कि उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था, तो बताइए कौन सा सत्य है? तो डी सत्य है, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था, ठीक है। तो वरिष्ठ राजनयिक रुचिका कंबोज जी जो थी वो भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध IFS थी, ठीक है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो है फॉरेन सर्विस की अफसर रही हैं, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिलाएं अस्थायी प्रतिनिधि बनी और जून 2024 में रिटायर हुई। उनके करियर से जुड़ा सबसे सही सच यह है कि वे साल 2014 से 18 के बीच पेरिस में यूनेस्को के अंदर भी भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रह चुकी थी, ठीक है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम या बहुअनुपात का नियम, बताइए इनमें से कौन? जी, सही आंसर है 1 2 4,
ठीक, डी इसका सही आंसर है। ठीक, तो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने जब दुनिया को परमाणु एटम का सिद्धांत दिया तो उनके इस सिद्धांत ने रसायन विज्ञान के कुछ बेहद बुनियादी और जरूरी नियमों को पूरी तरह सही साबित किया था। उनके सिद्धांत ने इन 3 नियमों को बहुत अच्छे से समझाया, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी किसी भी रिएक्शन में वजन न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, पानी दुनिया में कहीं का भी हो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और तीसरा बहु अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो तत्व मिलकर अलग अलग अनुपात में नए कंपाउंड बना सकते हैं। रेडियोधर्मिता का जो विकल्प यहाँ पे दिया गया है उसकी खोज डाल्टन के बहुत बाद में हुई थी, इसलिए डाल्टन का जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वो वकटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन से कथन सत्य हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कथन सही पूछा है। ठीक है, इसमें तो सी इसका जो है सही आंसर है, जो ए है वो गलत है। ठीक है, बी सी डी जो है वो सही है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में वकटक जो है वंश के राजा प्रवर सेन जो है प्रथम एक बहुत ही प्रतापी और इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली थी। उनके बारे में ये बातें सही है। ठीक है, उनका साम्राज्य जो है उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, यानी विंध्य शक्ति के बाद गद्दी पर बैठने वाले। ठीक है, समझ गए। और उनका पूरा जिक्र जो है वो इतिहास हमारे पुराणों में मिलता है। ठीक, और ए जो है इसलिए गलत है क्योंकि वकटक वंश के वास्तविक संस्थापक उनके पिता विंध्य शक्ति थे, न कि प्रवर सेन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? बताइए कौन बनाता है, कौन बना सकता है? जी बिल्कुल, राज्य विधानमंडल ही बनाएगी, और कोई नहीं बनाएगा। और कौन बनाएगा बताइए? ठीक है, विधानमंडल या विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे संविधान का जो भाग 9 है पंचायतों यानी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 243 जे में लिखा है कि पंचायतों के खर्चों का हिसाब किताब रखने और उसकी जांच यानी ऑडिट कराने के लिए जो कानून बनाने का पूरा अधिकार है उस राज्य की विधानसभा विधानमंडल के पास होता है। केंद्र की संसद या जिला कलेक्टर इसमें सीधे जो है नियम नहीं बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? बताइए। जी डी है इसका सही आंसर, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, इंग्लिश में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी संस्था है। इसका मुख्य काम आम जनता को जागरूक करना है कि गाड़ियों में या घरों में पेट्रोल डीजल गैस को कैसे बचाएं। ठीक है, कंजर्वेशन कैसे करें ताकि पैसों की बचत हो और प्रदूषण भी कम हो। ठीक है, वहीं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? बताइए कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची यह दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी है। इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। अन्य कारण, ठीक है, यदि किसी विधायक जो है एमएलए को किसी अन्य कारण से अयोग्य ठहराना हो, जैसे वह भारत का नागरिक न रहा हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, तो संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत इसका अंतिम फैसला जो है राज्यपाल लेते हैं। राज्यपाल यह फैसला जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से सलाह लेने के बाद करते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? प्लीहा ज्वर बताइए। बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है ना, स्प्लीन फीवर पूछ रहा है। ठीक जी, बी एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स।
ऐसे एंथ्रैक्स कहते हैं इसको, लेकिन एंथ्रेक्स इंग्लिश में एंथ्रैक्स कहते हैं। ठीक, तो एंथ्रैक्स जो है एक खतरनाक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के कारण मुख्य रूप से मवेशियों, गाय, भैंस, भेड़ में होती है और उनसे जो है इंसानों में फैल सकती है। इस बीमारी में शरीर के अंदर मौजूद जो स्प्लीन होता है, प्लिया होता है, उस अंग को ये बुरी तरह जो है सुझा देती है और तेज बुखार आ जाता है। इसलिए मेडिकल की भाषा में इसे प्लिहा ज्वर कहा जाता है, स्प्लीन फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? इनमें से कौन अलग है, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, तो नर्मदा नदी अलग है, तुंगभद्रा, महानदी, पेनगंगा जो है ये ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा जो है वो मेन नदी है। ठीक है, तो इसके पीछे जो है भूगोल का एक बहुत ही आसान नियम है। अगर आप भारत की नदियों के बहने की दिशा देखें तो तुंगभद्रा जो है वो महानदी और पेनगंगा जो है ये तीनों जो नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और जो जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा जो है वो इनसे बिल्कुल अलग है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, समझ गए? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास यानी माइग्रेशन का निम्नलिखित में से क्या कारण है? गांव से शहर की ओर लोग क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। तो तीनों बात है, तो डी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ गए? होता यह है कि शहर में अधिक श्रम की मांग होती है, शहरों में फैक्ट्रियां हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो इन सब चीज़ों का काम चल रहा है, तो मजदूरों, कामगारों की ज़रूरत होती है। गांव शहर के बीच जो असंतुलित विकास है, शहरों में क्या होता है? अच्छी सड़कें होती है, बिजली होती है, अस्पताल होता है, स्कूल होते हैं, जो गाँव में उतने अच्छे नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार क्यों होता है? गाँव में खेती होती है, खेती के अलावा और कमाई का कोई साधन नहीं होता। ठीक है, बाकी यहाँ तो बहुत सारे साधन है शहर के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्राजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए। जी, ए इसका सही आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, तो यह आंदोलन साल 1818 के आसपास पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश में शुरू हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उसको दूर करने का काम करने के लिए था। बाद में इनके बेटे जो दूदू मियां थे वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और किसानों और जमींदारों ने तो किसानों को जो है जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ इकट्ठा किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? बताइए। द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग। ठीक है, टूटा हुआ पंख। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के बहुत बड़े किसान नेता थे जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने किसानों के दर्द, उनकी गरीबी और जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने के लिए द ब्रोकन विंग नाम की पत्रिका या समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया था। इसके अलावा वे हुंकार नाम के प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक पत्र के भी लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षरों का वो समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। चुनिए। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं आप लोग के हिसाब से, कंफ्यूज या कहीं जाएंगे तब। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें P है। ठीक, P के बाद क्या है? PQRS प्लस 3 तब S है। वहीं फिर S से प्लस 3 करेंगे तो V है। ठीक, सेम इसी तरह सब है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, देख लीजिए आप। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, जैसे जैसे कि V। ठीक है, B के बाद क्या होना चाहिए? ये +2 है, X। ठीक है, इसीलिए ये जो है ये अलग है अगर आप देखेंगे सही से तो। बाकी तो ठीक आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ S प्लस ये करेंगे तो B हो जाएगा, लेकिन V +2 करेंगे तब X होगा। ठीक है, देखिए MNOPQRST UVWX। ठीक है, VWX +2 है,
इसलिए ये तो ये हो जाएगा। लेकिन इन सब में देखिएगा सब +3 है, सब +3 है, सबके पास +3, यानी इन सब में सब +3 पर आते हैं, ठीक है। लेकिन यही एक ऐसा है जो जिसमें लास्ट वाला जो है वो +2 पे आता है, इसलिए आंसर इसका होगा ए, ठीक है। देखिए आराम से आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए जिस तरह से मैंने समझाया, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो ये 100 से 120 लाख करोड़, ठीक है, यानी 20 का सही आंसर है। 46 निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही गुटों का चयन कीजिए। तो राजनीतिक संगठन है, उसके संस्थापक का नाम दिया गया है, बताइए जी। तो खाकसार जो है इसकी स्थापना इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने की थी, ठीक, इसलिए एक का जो होगा वो बी होगा, समझ गए। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके मुख्य संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण भी थे, तो 2 का क्या होगा, सी होगा, ठीक। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी, तो 3 का क्या होगा, डी होगा। और वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक का तो आप लोग जानते ही हैं, 4 का क्या होगा, ए होगा। चलिए हो गया। तो सही आंसर क्या है इसका, ए इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं। इसका एक तो आंसर बताइए और बताइए कि समस्तीपुर से कौन चुनी गई है। अगर आप लोगों में से कोई समस्तीपुर से तो बताइए कौन चुनी गई है, कमेंट में बताइए, ठीक है जी। इसका आंसर है जमुई, ठीक है, जमुई से चुनी गई है। श्रेयसी सिंह भारत की एक प्रसिद्ध जो है इंटरनेशनल शूटर निशानेबाज होने के साथ साथ बिहार में एक राजनेता भी है। वे वर्तमान में बिहार की जमुई विधानसभा सीट से विधायक हैं, MLA हैं, ठीक है। उन्होंने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, बताइए जी। जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है, लद्दाख उच्च न्यायालय के थे ये, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक। तो न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह जो है जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जज बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से ठीक पहले वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह मणिपुर राज्य के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले इतिहास के पहले न्यायाधीश भी हैं, ठीक। मणिपुर राज्य से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले इतिहास के पहले न्यायाधीश है, मतलब वो मणिपुर से हैं, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, बताइए जी। कटिहार में सबसे ज्यादा था, ठीक है, तो कटिहार इसका सही आंसर है बी। 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार दिए गए जो विकल्प में है जमुई, कटिहार और बांका, पूर्णिया में से कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसकी आबादी प्रतिशत बाकी तीनों जिलों से के मुकाबले जो है ज्यादा थी, यानी 5.86% थी, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक, बताइए कौन है। पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, या कपूर यानी क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, बताइए जी, बता दीजिए ए, ठीक है, 2 और 3, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का तनुकरण, ठीक है, जब गाढ़े तेजाब में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है, बहुत तेज गर्मी निकलती है। और तीसरा इसलिए सही है क्योंकि बिना बुझे चूने के साथ पानी प्रतिक्रिया, जब बाजार से लाए जो सूखा चूना होता है, कली जिसको कहते हैं, पानी में डालते ही क्या होगा, पानी खौलने लगता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म निकलती है। बाकी दोनों जो है 1 और 4 वो ठंडक या उष्मा सोखने वाली इंडोथर्मिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है।
चलिए, तो 50 क्वेश्चन का ये हमारा पहला डिस्कशन खत्म होता है। 70वीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो हमने लोगों ने डिस्कशन किया था 70वीं के नाम पे, वो 71वीं था, तो आप लोग उसको भी देखें और इसको भी देख लें, ठीक है। चलिए, इसको भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।